नमस्कार दोस्तों। द एग्जाम ट्रैप डिकोडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बेहद शानदार और महत्वपूर्ण विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को डिकोड करने वाले हैं, यानी गुप्तोत्तर काल, या जिसे हम पोस्ट गुप्ता एज भी कहते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल और अखंड गुप्त साम्राज्य जिसने पूरे भारत को बांध कर रखा था, वो अचानक से बिखर गया और उसकी जगह ले ली कई नई छोटी बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों ने। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये टॉपिक सच में एक ट्रैप है जहां अक्सर हम उलझ जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का पतन, फिर हर्षवर्धन और उत्तर भारत की स्थिति, उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश, फिर राजपूत काल और प्रशासन, धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में आए बदलाव, और हाँ, सबसे आखिर में हमारा फेवरेट एसएससी पीवाईक्यू रैपिड फायर राउंड। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, गुप्त साम्राज्य का पतन, द शैटर्ड एम्पायर। वो महान गुप्त साम्राज्य जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था, स्कंदगुप्त के शासनकाल के बाद अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। जाहिर है, ये कोई रातों रात होने वाली घटना तो थी नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रख दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके 4 प्रमुख कारण बिल्कुल साफ थे। पहला और सबसे बड़ा झटका था हूणों के लगातार होने वाले विदेशी आक्रमण। दूसरा कारण था स्कंदगुप्त के बाद आए कमजोर उत्तराधिकारी जो इतने बड़े साम्राज्य का भार संभाल ही नहीं पाए। तीसरा और शायद सबसे गहरा घाव था सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का विकास। इसने क्या किया? इसने सत्ता को छोटे छोटे जमींदारों और सामंतों के बीच बांट दिया। और चौथा कारण थी प्रशासनिक कमजोरी, मतलब अंदर से भी खोखले और बाहर से भी हमले। इन चारों ने मिलकर उस विशाल साम्राज्य का अंत कर दिया। चलिए, यहीं पर एग्जाम का एक बहुत ही हिट सवाल आपसे पूछती हूँ। मिहिर कुल किस जाति से संबंधित था? सोचिए, अभी अभी हमने जिन आक्रमणकारियों की बात की थी ना, बिल्कुल सही उत्तर है हूण। मिहिर कुल हूणों का सबसे प्रसिद्ध और क्रूर शासक था जिसने उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, हर्षवर्धन और उत्तर भारत, पुष्यभूति वंश का उदय। अब गुप्त साम्राज्य तो खत्म हो गया, उत्तर भारत में हर तरफ अस्थिरता फैल गई। ऐसे समय में एक नई उम्मीद, एक नए महान शासक का उदय हुआ, हर्षवर्धन। सही मायनों में गुप्तोत्तर काल का ये सबसे महान और चर्चित नाम है, और इनका संबंध था पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन के शासनकाल की टाइमलाइन को देखें तो 606 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे और 647 ईस्वी तक उन्होंने एक छत्र राज किया। अपने इस सफर में उन्होंने न केवल उस बिखरे हुए उत्तर भारत को फिर से एकजुट किया, बल्कि बौद्ध धर्म को भी बहुत संरक्षण दिया। और हाँ, उनकी वो कन्नौज सभा, वो तो इतिहास में इतनी प्रसिद्ध है कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। चीनी यात्री हुएनसांग के जो समकालीन रिकॉर्ड्स हैं, वो बिल्कुल साफ बताते हैं कि इस दौर में शिक्षा का कितना जबरदस्त विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति तो पूरी दुनिया में फैली थी। मतलब सोचिए, हुएनसांग ने हजारों किलोमीटर की वो खतरनाक यात्रा सिर्फ और सिर्फ भारत के इस ज्ञान को खंगालने के लिए की थी। एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि हुएनसांग किसके समय भारत आए, तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, उत्तर हमेशा हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन के बारे में एक और बहुत कमाल की बात है, वो सिर्फ तलवार चलाने वाले एक वीर योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि कलम के भी धनी थे। वो खुद एक बेहतरीन लेखक थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं साहित्य के नजरिए से सुपर इंपॉर्टेंट है: नागानंद, प्रियदर्शिका और रचनावली। ये तीनों नाटक किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हर्षवर्धन ने लिखे थे। चलिए, अब चलते हैं भाग 3 पर, दक्षिण भारत के राजवंश, चालुक्य और पल्लव। उत्तर भारत की बात हो गई, अब फोकस करते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ सत्ता, जमीन और प्रभुत्व के लिए 2 विशाल शक्तियों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष चल रहा था। क्विक रिवीजन के लिए इन दोनों राजवंशों का ये आमने सामने का कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है चालुक्य, जिनकी राजधानी वातापी या बादामी थी। इनके सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी की गुफाएं, ऐहोल और पट्टदकल के वो शानदार मंदिर बनवाए। वहीं दूसरी तरफ है पल्लव वंश, जिनकी राजधानी कांची थी। इनके प्रमुख शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम को महाबलीपुरम के अद्भुत रथ मंदिर और शोर मंदिर बनवाने का क्रेडिट जाता है।
बिल्कुल सीधा और साफ अंतर है। अब आता है एक तगड़ा सवाल। नर्मदा नदी के तट पर उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन के विजय रथ को आखिर किसने रोका था? कोई अंदाजा? इसका जवाब है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। और हमें ये कैसे पता चलता है? रवि कीर्ति के लिखे गए अयहोल अभिलेख से। ये अभिलेख उत्तर और दक्षिण की शक्तियों के उस महाटकराव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। भाग 4 राजपूत काल एवं प्रशासन। सामंतवाद का उदय। जैसे जैसे केंद्र की सत्ता ढीली पड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत राजवंशों ने अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी। इस दौर के प्रमुख राजपूत वंशों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी मुख्य रूप से सामने आते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज जैसे महान शासक हुए। और चौहान वंश का नाम आते ही सबसे पहला नाम किसका आता है? बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान। उनकी वीरता की कहानियां चंद बरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासों में आज भी बड़ी ही विस्तार से पढ़ने को मिलती हैं। अब जरा प्रशासन को समझते हैं। इस समय सामंतवाद अपने एकदम चरम पर था। होता ये था कि राजा अपने सैनिकों और अधिकारियों को नगद सैलरी नहीं देते थे, बल्कि जमीन दान में दे देते थे। तो प्रशासन की जो चेन बनी वो कुछ ऐसी थी। सबसे ऊपर प्रांत, उसके नीचे जिला, फिर ग्राम यानी गांव, और गांव का सारा जिम्मा होता था ग्रामिक नाम के मुखिया के पास। ये एक प्रॉपर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली व्यवस्था थी। आते हैं भाग 5 पर। धर्म, संस्कृति व अर्थव्यवस्था। बदलते हुए परिदृश्य। राजनीति तो बदल ही रही थी, लेकिन आम इंसान की जिंदगी, उनकी आस्था, व्यापार और वास्तुकला भी एक बिल्कुल नया रूप ले रहे थे। यहाँ वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बन रहे थे, जिनकी पहचान थी ऊंचे और घुमावदार शिखर, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हो रहा था, जो अपने विशाल गोपुरम और पिरामिड जैसी संरचनाओं के लिए जानी जाती है। एग्जाम्स में इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब खेती ही मुख्य आधार बन गई थी। उत्तर भारत में व्यापार थोड़ा धीमा हो गया था, यहाँ तक कि सोने के सिक्कों का चलन भी कम हो गया था। लेकिन इसके उलट दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार एकदम टॉप गियर में था। धार्मिक रूप से देखें तो बौद्ध धर्म का प्रभाव अब कम हो रहा था, और उसकी जगह शैव तथा वैष्णव धर्म के रूप में भक्ति आंदोलन ने समाज में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। भाग 6 एसएससी पीवाईक्यू रैपिड फायर। चलिए, अब तक जो कुछ भी डिकोड किया है उसे परखने का समय आ गया है। रेडी हैं? शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल बहुत ही सीधा। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे? याद कीजिए, बिल्कुल शुरुआत में ही हमने इसका जिक्र किया था। और सही जवाब है पुष्यभूति वंश। यही वो राजवंश था जिसने बिखरे हुए उत्तर भारत को फिर से एक किया, और हर्ष के नेतृत्व में यह अपने बिल्कुल टॉप पर पहुंचा। दूसरा तगड़ा सवाल। प्रसिद्ध महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश से संबंधित हैं? दक्षिण भारत की वो महान शक्ति। जल्दी सोचिए। एकदम सही उत्तर है पल्लव वंश। कांची और महाबलीपुरम में पत्थरों को काटकर पल्लवों ने जो वास्तुकला रची है ना, वो आज भी इतिहास में बेजोड़ है। और अगर आपको लगता है कि फैक्ट्स मिक्स हो रहे हैं, तो ये रही आपकी अल्टीमेट वन लाइनर चीट शीट। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये मास्टरपीस है। हर्षवर्धन माने अंतिम महान हिंदू शासक। ह्वेनसांग मतलब चीनी यात्री। चालुक्यों की राजधानी बादामी। पल्लवों की राजधानी कांची। और महाबलीपुरम का सीधा कनेक्शन है पल्लव वास्तुकला से। बस इतना याद रख लिया तो समझो काम हो गया। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सत्ता के इस विकेंद्रीकरण और सामंतवाद के दौर ने भारतीय इतिहास के अगले 1000 सालों की नींव आखिर कैसे रखी? जरा सोचेगा इस पर। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन ज्ञानवर्धक लगा हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, द एग्जाम ट्रैप डिकोडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम यूं ही मिलकर ज्ञान के नए नए पन्ने डिकोड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।